कहानी की शुरुआत में हमें मुन नाम के एक बच्चे के बारे में बताया जाता है। बचपन से ही वह अपनी ताकत के बारे में जान जाता था। इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने 15 साल की उम्र से पहले ही अपने गांव के सभी लोगों को आर्म रेसलिंग के अंदर हरा दिया था। लेकिन एक दिन बिना किसी रीजन के या फिर किसी अननोन रीजन की वजह से वह गाँव में इंजर्ड होकर आता है और उसका मेमोरी भी लॉस हो चुका होता है और वो गाँव में आकर बेहोश हो जाता है। एंड जब कोई देखता है कि वो बेहोश हो चुका है तो वो किसी को मदद के लिए पुकारता है। तभी हम देखते हैं वहां से एक जनरल गुजर रहा होता है और वो जनरल उसको यहाँ पर अपने लिए अडॉप्ट कर लेता है एज ए बेटा नहीं या फिर बच्चा नहीं बल्कि एज ए नौकर। अब यहाँ पर जो मुन होता है वो उस जनरल के अंडर में रहकर काम करता है। हम देखते हैं जो जनरल होता है उसका अच्छा केयर करता है। इधर हम देखते हैं जनरल उससे रेस्ट करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जो मुन होता है वो लकड़ियां काट रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अभी मैंने स्टार्ट ही किया, आखिर मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर जो जनरल होता है वो कहता है कि वेल अगर तुम ऐसे ही लकड़ियां काटते रहे तो यहाँ पर पूरे के पूरे गांव की लकड़ियां खत्म हो जाएगी। जिस बात को सुनकर यहाँ पर जो मुन होता है वो मुस्कुराते हुए अजीब सा जवाब देता है कि आपको देखना चाहिए कि मैं जीतता हूँ या फिर ये लकड़ियां जीतती है। जिस चीज को सुनकर जनरल को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी बस उल्टा मुस्कुरा ही देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जनरल होता है वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड मैन होता है। वो अच्छी तरीके से यहाँ पर जो मुन होता है उसको यहाँ पर रख रहा होता है एंड उसकी देखभाल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो जनरल होता है वो एक दिन मारा जाता है, जिसके मौत के साथ में उसका जो फैमिली होता है वो एक दूसरे विलेज के अंदर शिफ्ट हो जाता है। मुन वहीं पर अकेला रह जाता है। वो अपनी लकड़ी काटने के काम को कंटिन्यू रखता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट एंड दुख हो रहा होता है कि जो जनरल उसका मौत हो चुका है। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं एंड वो मन में सोच रहा होता है कि वेल आपने जो मेरे ऊपर काइंडनेस दिखाई है उसका रिपे मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करके और एक अच्छी लाइफ जीकर यहाँ पर करूंगा। इसी के साथ में हम देखते हैं लकड़ियां काटते हुए अब यहाँ पर जो मुन होता है वो 25 साल का हो चुका होता है और उसके पास में उतना तो पैसा है कि वो एक नॉर्मल मैन की तरह अपनी जिंदगी को जी सके। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर एक चीज की कमी है और वो है उसकी वाइफ की। आई मीन यहाँ पर जो मुन है उसका शादी नहीं हुआ होता है एंड जो मुन होता है वो मन में ये सोच रहा होता है कि मैं 25 साल का हो चुका हूँ, मुझे यहाँ पर शादी तो कर लेनी चाहिए, लेकिन मेरे गाँव में कोई ऐसी लड़की है ही नहीं जिससे मैं यहाँ पर शादी करूँ। आई मीन मेरे लिए कोई फिट नहीं है। फिर वो मन में सोचता है कि क्यों ना मैं किसी दूसरे विलेज में जाऊँ तो वहां पर मुझे हो सकता है कि मेरे लिए एक फिट वाइफ मिल जाए। और ये सोचते हैं अब हम देखते हैं जो मुन होता है वो अपने एक नए सफर पर चल जाता है और वो सफर होता है गेट ए न्यू वाइफ। एंड अब हम देखते हैं जो मुन होता है वो यहाँ पर एक दूसरे विलेज के अंदर जा ही रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम यहाँ पर जिन होता है। अब इस लड़की को देखते हैं जो काफी ज्यादा घायल होती है और इसके हाथ में एक सोर्स भी होती है। हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना मुन होता है उसको देखकर यहाँ पर है ना थोड़ी देर के लिए देखता ही रह जाता है। फिर वो लड़की भी वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं जो लड़की होती है वो एक दूसरे विलेज के अंदर एंटर करती है। अब जैसे ही वो लड़की उस विलेज के अंदर एंटर करती है सभी लोग उससे देखकर उससे पीछे हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा घायल होती है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है। तो सभी लोग उससे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को छोड़कर, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना मुन होता है, जो कि सीधा जाकर उसको प्रपोज कर देता है एंड कहता है कि हे लड़की क्या तुम मेरे से शादी करोगी। अब इससे अचानक प्रपोज से हम देखते हैं जो जिन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब यहाँ पर जो मुन होता है उसने यहाँ पर जिन को इसलिए प्रपोज किया होता है क्योंकि उसे लव एंड फर्स्ट साइट हो जाता है एंड वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता कि मुझे इससे फिट कोई यहाँ पर वाइफ मिल सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होती है वो मुन की तरफ देखती है, जिसकी आंखें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होती है जैसे कि जिन उसे हाँ बोल ही देगी। अब हम देखते हैं जो जिन होती है उसे कहती है कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस बात को सुनकर तो हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मुन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि लेकिन क्यों। अब यहाँ पर क्यों का तो जवाब जो जिन होती है वो बिल्कुल भी नहीं देती। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ पर जो मुन होता है वो यहाँ पर उसको गिफ्ट लाकर देता है हमेशा एंड इसी के साथ में बस एक ही रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका वाइफ बन जाए। लेकिन जो यहाँ पर जिन होती है उसे बार बार मना कर देती है। जब वो यहाँ पर घोड़े पर कहीं पर शेयर करने जा रही होती है तो मुन उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ बन जाओ। जब वो फिशिंग कर रही होती है तब भी वो यही सेम रिक्वेस्ट करता है कि उसकी वाइफ बन जाओ और उसे एक फिश गिफ्ट करता है। लेकिन हर बार यहाँ पर जो जिन होती है उसे मना कर देती है। इवन ठंड के मौसम में भी जब कड़कती ठंड होती है तब भी यहाँ पर जो अपना मन है उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे जैसे तैसे करके कहता है कि पेपे प्लीज मेरा वाइफ बन जाओ। अब इन सब बातों से यहाँ पर जो जिन होती है वो काफी ज्यादा तंग आ जाती है और लास्ट में कहती है कि मैंने कहा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे यहाँ पर शादी नहीं करने वाली। देखते हैं यहाँ पर जो मुन होता है उसको यहाँ पर इन चीज से काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड उनमें सोच रहा होता है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से वो लड़की मेरे को बार बार मना कर रही है। फिर हमारा सीन शूट होता है और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होता है उसके घर पर बहुत सारी लेडीज आई होती है विलेज की, जो कि उसको समझा बुझा रही होती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम अकेली लड़की हो और वो लड़का काफी ज्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी यहाँ पर दे पाएगा। इसी के सामने तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी फैमिली होगी और तुम भी एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। आखिर तुम क्यों उसे बार बार मना कर रही हो। अब इन सब बातों को सुनकर हम देखते हैं थोड़ा बहुत इस लड़की के ऊपर इफेक्ट होता है, आई मीन जिन के ऊपर, और फिर हमारा सीन शूट होता है और अब हम देखते हैं वापस अपने मुन का सीन, जो मन
में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं कचरा हूँ, नहीं मैं कचरे से भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुरा हूँ। मैं छोटे से यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, वो भी लकड़ियां काटते हुए। अब मुझे लगता है कि मैं बड़े से बूढ़ा भी हो जाऊंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां काटते हुए। मुझे नहीं लगता है कि ये शादी वादी मैं कभी कर भी पाऊंगा। तभी हम देखते हैं वहां पर जीन आ जाती है और कहती है कि 120 बार। अब किसी लड़की की आवाज को सुनकर यहाँ पर मुन पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि जिन तुम यहाँ पर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब हम देखते हैं जो जिन होती है उसे कहती है कि तुमने मुझे कुल 120 बार यहाँ पर है ना प्रपोज किया है। इसी के साथ में अगर मुझे लगता है कि 120 बार अगर हम किसी को भी प्रपोज करें तो सामने वाला न जाने चाहे वो कुछ भी हो, वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर तुम मुझे एक बार और प्रपोज करते हो तो शायद से मैं तुम्हें हाँ बोल दूं इस बार। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मुन होता है उसे कुछ भी यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पर जो जिन है उसको क्या बोल रही है। फिर हम देखते हैं जो जिन होती है उसकी तरफ काफी ज्यादा सीरियस वे में देखती है और कहती है कि तो बताओ क्या तुम यहाँ पर कुछ करने वाले हो या फिर नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मुन होता है वो कहता है कि हाँ, और इसके बाद में वो कहता है कि प्लीज मुझसे यहाँ पर शादी कर लो, जिस पर जिन भी इसके लिए मान जाती है। और इसी के साथ में उन दोनों का शादी हो जाता है और ऐसे करते हुए बहुत सारा टाइम भी बीत जाता है। अब जो मुन के पास में जितना भी पैसा आया होता है लकड़ियां काटकर, उससे वो एक अच्छा सा और प्यारा सा घर खरीदता है और उनकी जो जिंदगी होती है वो हंसी खुशी ऐसी चल रही होती है और टाइम थोड़ा पास डाउन हो जाता है। और इसी के साथ में अब हम देखते हैं उन दोनों के एक बच्चा भी होता है जिनका नाम वो दोनों यहाँ पर सुनू रखते हैं। इसी के साथ में जैसे ही सुनू उनकी लाइफ में आता है वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी जो ये खुशी है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। हम देखते हैं कुछ समय बाद में सुनू को जन्म देने की वजह से जो जिन होती है उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो मुन होता है वो भी काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जो जिन होती है वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है। तो वो रात को सुबह को हर टाइम चिल्लाती रहती है क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द को सहन नहीं कर पा रही होती है। फिर हम देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो और भी ज्यादा वीक हो जाती है जब वो अपने सेकंड चाइल्ड को यहाँ पर जन्म देती है जिसका नाम कांग होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, तो इसके लिए यहाँ पर जो मुन है उसे काफी ज्यादा महंगी महंगी और एक्सपेंसिव मेडिसिन को लाकर उसे देना पड़ता है। और इसके लिए वो अपनी जो जितने भी सेविंग मनी होता है उसको भी यहाँ पर है ना दांव पर लगा देता है, उनको भी खर्च कर देता है। जिन चीजों को देखकर जो जिन होती है हमारा सिंसी उठता है। और अब हम देखते हैं जो दोनों बच्चे होते हैं वो थोड़े यहाँ पर बड़े हो जाते हैं। हमें बताया जाता है सुनो के बारे में कि उसका जो फेस है वो उसकी मदर के ऊपर गया है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन उसका जो टेम्पर है वो काफी ज्यादा खराब है। और इसी के साथ में हमें सुनो के बारे में बताया जाता है कि वो काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन को कभी भी नहीं छुपाता। अपने ओपिनियंस को वो खुलकर दूसरों के सामने रखता है। अगर उसे कोई भी चीज अनकंफर्टेबल लग रही है तो वो यहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के सामने वाले बंदे को बता देगा। इस चीज से उसको खुद को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। इस चीज से तो हम देखते हैं जो मुन होता है वो भी काफी ज्यादा परेशान होता है और वो यहाँ पर बार बार कह रहा होता है सुनू से कि तुम्हारे पास में तुम्हारे मदर जैसा फेस तो है लेकिन तुम्हारी मदर जैसे एक भी गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। जिस बात को सुनकर जिन भी यहाँ पर समझाते हुए कह रही होती है कि जब मैं बचपन में थी तब भी मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ही था मेरा टेम्पर, तुम्हें यहाँ पर उसे बिल्कुल भी डांटने की जरूरत नहीं है। फिर हमें बताया जाता है यहाँ पर जो सुनू होता है उसके डार्क साइड के बारे में। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी अभी जो भी बताया था वो इसके प्लस पॉइंट थे, अभी इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी सुन लो। जो सुनू है उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, वो बहुत ही ज्यादा वीक रहता है 24 घंटे, लेकिन वो अपनी वीकनेस को कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में वरी करें। कभी कभी मुन उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर नोटिस कर लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सही हो। इस पर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना सुनू होता है वो कहता है कि मैं पूरी तरीके से सही हूँ, लेकिन मुन को ये थोड़ा बहुत अजीब लगता है। और इसी के साथ में हमारा सिंसियर होता है और अब हमें यहाँ पर कांग के बारे में बताया जाता है। जो कांग है वो काफी ज्यादा सिंपल है, इसी के साथ में काइंड है, लेकिन वो काफी ज्यादा भोला है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। उसे अपने पेरेंट्स से ज्यादा तो कुछ नहीं मिला लेकिन अपने फादर की ताकत जरूर मिली है। वो अपने से 3-4 साल के बड़े लड़कों को भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मुक्के के अंदर रुला सकता है। ऐसे ही करते हुए हम देखते हैं इनको बहुत टाइम बीत जाता है और जब यहाँ पर सुनू 10 साल का होता है और कांग 7 साल का होता है तब इनकी मुलाकात होती है हवानसा मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप से, जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आए होते हैं। लेकिन अचानक और एक्सीडेंटली इन सभी का नजर इन दोनों के ऊपर पड़ जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट कांग की बॉडी को देखते हुए कह रहा होता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा यहाँ पर ग्रेट बन सकता है अगर ये हमारा जो मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप है उसे ज्वाइन कर ले तो, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है और ये काफी ज्यादा ताकतवर भी है। अब इस चीज को सुनकर हम देखते हैं जो मुन होता है वो भी वहीं पर आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो आपको ये लगता है कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो आगे चलकर ग्रेट बन सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो आप मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ में ले जा सकते हो और उन्हें कुछ भी सिखा सकते हो। जिस बात को सुनकर जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो तुम्हारा पहला लड़का सुनू है वो यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। ये बंदा काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है, इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये 4-5 दिन के अंदर ही निपट जाएगा। जिस बात को सुनकर जो यहाँ पर सुनू होता है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है।
वहीं पर जो मून होता है वो उसे कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बचपन से ही काफी ज्यादा वीक है और इसकी बॉडी ऐसी ही थी। जिस बात को सुनकर वहां का लीडर आ जाता है और कहता है कि वेल अगर तुम यहाँ पर जो कांग है उसे हमारे साथ में भेजना चाहते हो तो वो हमारे साथ में आ जाएगा और हम उसे अपनी मार्शल आर्ट सिखा देंगे, लेकिन हम तुम्हारी ये जो सुनू है उसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं सिखाने वाले, क्योंकि हम वीक लोगों को अपनी जो भी यहाँ पर टीम है उसके अंदर भर्ती नहीं करते हैं। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि मुन, सुनवू और कांग भी। और ऐसे करते हुए अब हम देखते हैं शाम भी हो जाती है और फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब जो कांग होता है वो उन सभी के साथ में जा रहा होता है और अपनी फैमिली को फाइनल गुड बाय कह रहा होता है। हम देखते हैं जो कांग होता है वो यहाँ पर सुनवू की तरफ देखता है और उसे गुड बाय करते हुए वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो मून एंड जो यहाँ पर सुनू होते हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। सुनू के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि ये काफी ज्यादा वीक है, लेकिन ये कभी वीकनेस को शो नहीं कराता अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ये नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में वरी करें, जबकि उसकी मदर ऑलरेडी काफी ज्यादा बीमार है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है अब यहाँ पर अपनी नस को यहाँ पर साइड में फेर लेता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो सुनू है वो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, जो अपनी वीकनेस को हमेशा छुपा कर रखता है। लेकिन आज वो यहाँ पर काफी ज्यादा टूट चुका है, वो काफी ज्यादा हर्ट हुआ है अंदर से, जिसकी वजह से वो अपनी वीकनेस को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा है। उसकी जो वीकनेस है वो यहाँ पर आंसू बन के उसके आंखों से बह रही होती है और वो मन में बस एक ही बात सोच रहा होता है कि आखिर क्यों। हम देखते हैं यहाँ पर जो मून होता है वो यहाँ पर जो सुनू होता है उससे पूछता है कि क्या तुम सही हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो सुनू होता है वो झूठी हंसी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैं पूरी तरीके से सही हूँ फादर, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सोने के लिए। और ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं जो सुनू होता है वहां से चला जाता है। और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सुनू होता है वो रूम में आकर एक ही बात को सोच रहा होता है कि आखिर मैं दूसरों के कंपेयर में इतना ज्यादा वीक क्यों, आखिर मुझे इतना ज्यादा सफर क्यों करना पड़ रहा है और मुझे हवान सान मार्शल आर्टिस्ट के अंदर या फिर जो हवान सान मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप है उसके अंदर क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। ये सब कुछ सोचते हैं हम देखते हैं वो यहाँ पर रो रहा होता है। वहीं पर हमारा सीन से उठाता है और हमें दिखाया जाता है जिन की रूम का सीन, जहां पर जो जिन होती है वो कह रही होती है कि हनी मैं सच में काफी ज्यादा वरीड हूँ। यहाँ पर जो मुरियम है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी यहाँ पर एरा गेरा जा सकता है, वो काफी ज्यादा खतरनाक प्लेस है। जिसको सुनकर मून कहता है कि वेल अब तुम इन बातों को यहाँ पर भूल जाओ, वैसे भी तुम्हें इस बात को यहाँ पर याद रखना चाहिए कि यहाँ पर जो कांग है उसके साथ में कोई और नहीं बल्कि वांसा यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप के लोग हैं, वो उसको कुछ भी नहीं होने देंगे। जिसको सुनकर हम देखते हैं जो जिन होती है वो कहती है कि फिर भी ये इनफ नहीं है, मुझे अभी भी उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है। मैं बस इतना चाहती थी कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो एक सामान्य सी जिंदगी जिए और एक सामान्य से बच्चे की तरह यहाँ पर बड़े हों। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं जो मून होता है वो भी कुछ नहीं कह पाता और फिर हम देखते हैं जो मून होता है वो खड़े होते हुए कहता है कि वेल चलो छोड़ो इन सब बातों को, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे और सुनू के लिए कुछ खाना बना देता हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो किचन की तरफ जा रहा होता है। उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे अपने घर के बाहर एक गोल्डन लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही होती है। वो मन में सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा रात को आखिर ये लाइट कैसी। ये सब कुछ सोचते हम देखते हैं वो जैसे ही यहाँ पर उसकी तरफ जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। हैरानी से उसके मुंह से काफी बड़ी चिल्लाहट निकलती है, जिसको सुनकर सुनू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि फादर आपको क्या हुआ। और ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी खिड़की को खोलता है। जैसे वो खिड़की को खोलता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके सामने हम देखते हैं एक एल्डर होता है जिसके व्हाइट बाल होते हैं और वो अपनी की से यहाँ पर हवा के अंदर उड़ रहा होता है और हंसते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना जो सुनू होता है उसे ही देख रहा होता है। हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है अब वो यहाँ पर नीचे आ जाता है, जिसको देखकर मून काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर हम देखते हैं जो सिनू होता है अब वो भी यहाँ पर नीचे आ जाता है और छुपकर उसी ओल्ड मैन को देख रहा होता है। अब जो ओल्ड मैन होता है वो यहाँ पर सुनू से कहता है कि बच्चे मेरे को काफी ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास में खाने के लिए यहाँ पर कुछ है। अब हम देखते हैं जो मून होता है वो यहाँ पर सुनू से कहता है कि जाओ और सर को जाकर इमीडिएटली कोई सीट दिखाओ। तो मैंने ये चीज आपको पहले नहीं बताई थी कि यहाँ पर जो मून है उसका खुद का रेस्टोरेंट है एंड जो हान हो मार्शल आर्टिस्ट ग्रुप था वो भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आया था। तभी उनकी नजर कांग के ऊपर पड़ी थी और उन्होंने कांग को एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये चीज मैंने पहले नहीं बताई थी, अभी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं जो सुनू होता है वो भी कहता है कि ठीक है फादर। और फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन को यहाँ पर रास्ता दिखाने लगता है और कहता है कि मिस्टर आप यहाँ पर आकर बैठिए। फिर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो खाना खाने लगता है। इसी के साथ में हम देखते हैं सुनू को जो कि उसी को यहाँ पर देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये कोई ग्रेट सेज हो। लेकिन क्या जो ग्रेट सेज होते हैं उन्हें भी खाना खाने की जरूरत पड़ती है। फिर हम देखते हैं खाना खाने के बाद में जो ओल्ड मैन होता है वो उनसे पूछता है कि कितना हुआ खाने का, जिस पर जो मून होता है उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे आपसे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको खाना खिलाकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। मैं आपसे कोई भी पैसा एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी सेफ हो और आप काफी ज्यादा खुशी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। अब इस बात को सुनकर जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि हाँ वैसे मैं गरीब हूँ, लेकिन खाना खाकर अगर मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूं तो ये मेरे को काफी ज्यादा अनफेयर लगेगा। वैसे क्या तुम मेरे को एक पेपर और ब्रश ला कर दे सकते हो
जिस बात को सुनकर जो मुन होता है वो थोड़ा हैरान होता है और फिर वो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये हमारे लिए कुछ ऐसा लिखने वाले हैं जो कि हमारी फैमिली के लिए एक गुड लक लेकर आ सकता है। और ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं जो मुन होता है वहां से भागने लगता है और कहता है कि हाँ मैं अभी लेकर आया, बस आप थोड़ा वेट करना। और वो मन में ये सोच रहा होता है मैं अपने वाइफ के लिए यहाँ पर कुछ लिखवा लूंगा, उसके बाद मेरी वाइफ जो जीना वो एकदम ठीक हो जाएगी और जैसे वो ठीक होगी हमारी फैमिली पहले की तरह खुशहाली से बढ़ जाएगी और हम काफी ज्यादा खुशी खुशी रहने लगेंगे। अब जैसे फादर वहां से चले जाते हैं, जो सुनू होता है वो यहाँ पर उसी ओल्ड मैन की तरफ देख रहा होता है। ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे क्या हुआ, तो मेरी तरफ कुछ ज्यादा देख रहे हो, जिस बात को सुनकर सुनू उनसे अप्लाइज करता है। वहीं पर जो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट को लर्न करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक है जिसकी वजह से तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं सुनू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। अब इस पर ओल्ड मैन हंसने लगता है और इसी के साथ में हम देखते हैं मुन भी वहां पर आ जाता है अपना पेपर और ब्रश लेकर। अब हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि थैंक्स, वैसे मैं यहाँ पर एक लैंडस्केप की पेंटिंग बनाने वाला हूँ, मेरी स्किल इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, तो एज ए ग्रेटिट्यूड मैं तुम्हें ये देने वाला हूँ। मुन कहता है कि अच्छा आप एक पेंटिंग बनाने वाले हो, चलो ठीक है कोई नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना ओल्ड मैन होता है वो उस पेंटिंग को यहाँ पर बनाने लगता है उस पेपर के ऊपर। अब हम देखते हैं वो काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा फास्ट तरीके से उस पेंटिंग को बना रहा होता है। अब उस पेंटिंग को देखकर सुनू को पता ही नहीं चल रहा होता है कि आखिर ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर ब्रश को चला रहा है, क्या यहाँ पर एक सेज बनने के बाद में हमारे अंदर ये वाली पावर्स भी आ जाती हैं, ये सब कुछ यहाँ पर अपना सुनू सोच रहा होता है। वहीं पर मुन तो एकदम पूरा फैसिनेट होकर ये चीज देख रहा होता है कि आखिर ये पेंटिंग कैसे बन रही है और क्या बन रही है। फिर हम देखते हैं फाइनली जो पेंटिंग होती है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और हम एक थोड़ा सा लुक देख ही लेते हैं इस पेंटिंग को। ये पेंटिंग के अंदर कुछ पहाड़ी होती है, आसमान के अंदर कुछ पक्षी उड़ रहे होते हैं और नीचे की तरफ भी एक अजीब सा यहाँ पर चित्र होता है, मानो ये कोई समुद्र है जिससे यहाँ पर कुछ चीजें बाहर निकल रही है। फिर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि ये मेरा जो पेंटिंग है वो एक ग्रेटिट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है, मैं होप करता हूँ कि तुम इसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रखोगे। अब जबकि मैंने अपना ग्रेटिट्यूड यहाँ पर शो करा दिया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है। वहीं पर जो अपना मुन होता है वो भी उसको थैंक्स कहता है, लेकिन मुन अभी पेंटिंग की तरफ ही देख रहा होता है। अचानक उसे कोई चीज ट्रिगर्ड होती है और उससे पूछता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम्हारा नाम क्या है ओल्ड मैन। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम मेरे जैसे एक बूढ़े व्यक्ति का नाम जानकर क्या ही करोगे, वैसे तुम मुझे यहाँ पर सेलेस्टियल मास्टर थ्रीड कहकर भी बुला सकते हो। अब सेलेस्टियल मास्टर थ्रीड जैसे नाम को सुनकर हम देखते हैं मुन काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का नाम है। वहीं पर हम सुनुओ को देखते हैं जो कि उसी पेंटिंग की तरफ ही देख रहा होता है। इसी के साथ में उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है जो उसे कोई मैसेज दे रही होती है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है अगर मैं तुम्हें इस कहानी के हिसाब से बताऊं तो, लेकिन अगर मैं तुम्हें एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये काफी ज्यादा ईजी है। इसमें बस इतना ही बताया गया होता है जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश के अंदर सेंट और हिंदी के अंदर संत, ये दोनों ही रिफर्स करते हैं एक धार्मिक और एक ऐसे इंसान को जो कि दूसरों के प्रति काफी ज्यादा काइंड हो, जिसका नेचर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो और वो दुनिया के जितने भी जो यहाँ पर नाते हैं उनसे यहाँ पर थोड़ा ऊंचा उठा हुआ इंसान हो। लेकिन यहाँ पर संत का मतलब ये नहीं है कि जो संत है वो हमेशा ही अच्छा रहेगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो संत है वो काफी ज्यादा बुरा इंसान भी हो, लेकिन वो बाहर से ये दिखावा करता है कि वो संत है। लेकिन भले ही वो बाहर से दिखावा करता है कि वो संत है लेकिन एक्चुअली में वो संत कहलाने के लायक नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ अजीब सी वर्ड्स और यहाँ पर कुछ बातें हो रही होती हैं जिसको यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई समझने का जरूरत है और ना ही ये इस कहानी को अफेक्ट करने वाला है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सुनू होता है उस आवाज को सुनकर मन में ये सोच रहा होता है कि ये आवाज तो यहाँ पर अभी अभी जो ओल्ड मैन आया था उसकी है। वहीं पर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो फाइनली एक बार और बोलता है और कहता है कि ये मेरे आखिरी वर्ड्स थे जो कि मैं यहाँ पर किसी को सुनाना चाहता था और मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मरने से पहले या फिर जाने से पहले मैंने अपने इन वर्ड्स को यहाँ पर पास डाउन कर दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो आवाज होती है वो आना बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है उसका पूरा ध्यान उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो पेंटिंग उसे अपने अंदर खींच रही हो, वो पेंटिंग के अंदर जा चुका है और पेंटिंग उसे काफी ज्यादा रियल महसूस हो रही है। इसी के साथ वो सोच रहा होता है कि वेल अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पेंटिंग के अंदर ही हूँ और ये पेंटिंग खुद के अंदर एक दुनिया है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी हम देखते हैं मुन उससे यहाँ पर सेंसेस में लाते हुए कह रहा होता है कि हे सुनो, आखिर तुम्हारे साथ में क्या गलत है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है वो यहाँ पर उस पेंटिंग को देखते हुए हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि फादर ये पेंटिंग जिंदा है और ये मूव भी कर रही है। जिसको सुनकर हम देखते हैं जो मुन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो है ना उस दिन के बाद में यहाँ पर हमेशा ही ऐसा ही होता रहा। यहाँ पर जो सुनो वो हमेशा से उस पेंटिंग को देखता रहता था, पता नहीं वो क्या देखता था उसमें, लेकिन वो जितना ज्यादा उसे टाइम मिलता उतना ज्यादा ही उस पेंटिंग को देखने में लगा था। उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशनुमा पल ये बन चुका था कि वो उस पेंटिंग को देखता रहे और यहाँ पर सिर्फ हंसता रहे। ऐसे करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है वो 20 साल का हो जाता है और वो अभी भी इस पेंटिंग को देखकर ही
मुस्कुरा रहा होता है, जिस बात से उसका फादर मुन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और एक डंडी लेकर उसके पीछे बढ़ जाता है और कहता है कि बास्टर्ड सुनमु गधेड़ा कहीं के यहाँ पर उस पेंटिंग के अंदर ही देखता रहता है आखिर क्या है। इसी के साथ में क्या तू अपने सेंसेस में नहीं आएगा, पूरा पागल हो चुका है उस पेंटिंग को देख देख कर। अब इस पर हम देखते हैं जो यहाँ पर सुनमु होता है वो कहता है कि फादर मेरे को दर्द हो रहा, आप यहाँ पर मारना बंद करो मेरे को। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो मुन होता है वो कहता है कि अच्छा तो अब तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपने बाप से जुबान लड़ाएगा। हम देखते हैं जो सुनमु होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर मौका मिलते ही उस पेंटिंग की तरफ वापिस से देखने लगता है। जिस चीज को देखते हैं जो मुन होता है वो कहता है कि वापिस उस पेंटिंग की तरफ देख रहा है, तेरे को थोड़ा सा टाइम क्या मिला, तू वापिस उस पेंटिंग की तरफ देखने लगा, जबकि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बात कर रहा हूँ। अगर तू अपने भाई से अच्छा नहीं बन सकता है तो कम से कम अपने जो पड़ोस के लड़के हैं उनसे तो यहाँ पर अच्छा बन के दिखा। ये सब कुछ कहते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो मुन होता है उसके पीछे बढ़ जाता है। हम देखते हैं जो सुनमु होता है वो यहाँ पर वहां से भाग जाता है और इसी के साथ में अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट के जितने में जो लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। दूसरा बंदा कहता है कि यार तुम्हारा ये वापिस से शुरू हो गया। मुन कहता है कि तुम उसके बारे में ये सब कुछ बोल रहे हो, तुम्हें दया आ रही है उसके ऊपर क्योंकि तुम अभी तक उसको जानते नहीं हो। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो अपना सुनो है उसको उस पेंटिंग के देखने की वजह से भले उसका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, लेकिन उसका जो माइंड है वो एकदम बच्चे जैसा हो चुका होता है। आई मीन वो अभी 20 साल का है लेकिन फिर भी उसका जो माइंड है वो एक 7-8 या फिर 10 साल के बच्चे जैसे ही है। हम देखते हैं जो सुनो होता है वो यहाँ पर दौड़ते हुए जा रहा होता है, एक ग्रुप उनके सामने आ जाता है। उन ग्रुप में से एक बंदा सुनो को थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से सुनो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि हे पागल, क्या यहाँ पर इस तरीके से भागते हुए आ रहा है, अभी अभी तो तुमने यहाँ पर मिस्ट्रेस को हिट ही कर दिया था लगभग। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनो होता है वो भी उस मिस्ट्रेस की तरफ देखने लगता है। अब इस चीज को देखकर ग्रुप में से एक बंदा कहता है कि ये पागल आखिर किसकी तरफ देख रहा है। अब जो ग्रुप के लोग होते हैं वो अभी भी यहाँ पर सुनो को जाने का नाम नहीं दे रहे होते हैं, यानी उसे जाने नहीं दे रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि आज हमें इसे इतना ज्यादा मारना चाहिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि जो लेडी है उनके आसपास अगर चलना भी हो तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर चले। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ये लेडी होती है, जो लड़की होती है, इसका नाम योन होता है। वो कहती है कि जाने दो इसे, ये वीक है और थोड़ा इडियट जैसा दिखाई देता है और वैसे भी हम यहाँ पर जो वीक है उनको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर जो सुनो वो जाने का नाम सुनता है, सुनो वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने कोई बंदा आ जाता है जो कि वुनू को वहीं पर एक लात मार के गिरा देता है और इसी के साथ में कहता है कि कितना ज्यादा यहाँ पर पैथेटिक है। और इतना कहते हुए अब हम देखते हैं वो योन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम्हें वापिस से देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है योन। अब हम देखते हैं जो योन होती है वो कहती है कि एसोल कहीं का। अब जिस चीज को सुनकर ये जो बंदा होता है वो कहता है कि क्या तुमने अभी भी कुछ कहा। इस बात को सुनकर यून कहते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना। अब वो बंदा भी कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ यहाँ पर गलत सुन लिया। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर जो यून होता है उससे यहाँ पर कुछ कह रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर 10 दिनों बाद में मोरिम के अंदर एक बड़ा मैच होने वाला है, तो आखिर तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। यून उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बताओ। अब इस बात को सुनकर वो बंदा बताता है कि वेल उस मैच के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग आने वाले हैं जो कि उस मैच के अंदर भाग लेने वाले हैं और यहाँ पर जो जोंगयोन है और जो चांगसी है वो दोनों भी उस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये जो दोनों वॉरियर है वो काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर अदर जो मास्टर्स हैं जो कि दुनिया जिनको दुनिया नहीं जानती है वो भी अपनी मार्शल आर्ट को उस मैच के अंदर यूज करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उस मैच को देखने के लिए तो चलना ही चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो यौन होती है वो कहते हैं कि ओ जिस तरीके से तुम मुझे यहाँ पर बता रहे हो उस मैच के बारे में, इस चीज को सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो मैच सच में काफी ज्यादा ग्रेट है, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बारे में बताने की और मुझे यहाँ पर कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपना जो काम है वो अपने तक ही सीमित रखो, मेरे काम के अंदर अपनी नाक घुसाने का कोशिश मत करो। और इतना कहते हुए वो अपने सभी बंदों से कहती है कि चलो यहाँ से। अब इस बात को देखकर हम देखते हैं उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड इसी के साथ बस उसका मुंह बन के रह जाता है क्योंकि वो यौन का कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है अपने हमसी के ऊपर, आई मीन सुनू के ऊपर, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि सुनू सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में देखकर यहाँ पर पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये पागल सच्ची में यहाँ पर अपना दिमाग को खो चुका है। फिर हमारा सीन से उड़ता है और अब हमें दिखाया जाता है वापस से रेस्टोरेंट का सीन, जहां पर जो मुन होता है वो हिसाब लगा रहा होता है कि वेल जो हमारी कमाई है रेस्टोरेंट से वो इतनी में ज्यादा नहीं हो रही है, इससे तो मैं अपनी वाइफ का जो मेडिकल बिल है उसको भी कवर नहीं कर पाऊँ। सर्दियां भी आने वाली है और अगर कमाई ऐसी ही चलती रही तो मेरे को नहीं लगता है कि हम सर्दियां भी अच्छी तरीके से गुजार पाएंगे। और वो मेरा बच्चा, वो मेरा बेटा यहाँ पर एकदम पागल हो चुका है, वो मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मदद नहीं करा था। फिर हम देखते हैं थोड़े दिन बाद का सीन जहाँ पर हम देखते हैं अपना एमसी वापिस से उस पेंटिंग की तरफ देख रहा होता है, जिस चीज को देखकर मन का दिमाग खराब हो जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि ये पक्का से अपना दिमाग को यहाँ पर खो चुका है। मैं यहाँ पर जब इसकी उम्र का था तब मैंने बहुत सारा पैसा कमाया था, लेकिन इस बंदे को तो देखो सही, ये इडियट बिल्कुल भी मेरा मदद नहीं कर रहा है। मैं आज इस पेंटिंग को अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इस पेंटिंग को देखने से साई से जो मेरा बेटा है उसका फिजिकल कंडीशन सही हुआ है, लेकिन इसका जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। अब ये एकदम बच्चों जैसी एक्टिंग करता है और मुझे लगता है कि जो ओल्ड मैन है उसने हमारे लिए कोई गुड लक के लिए पेंटिंग नहीं बनाया था, उसका ये जो पेंटिंग है वो तो हमारे लिए एक बैड लक बन चुका है। आज तो मैं इस पेंटिंग को यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, मैं इस पेंटिंग को जला दूंगा। अब ये बात जैसे सुनो सुनता है वो यहाँ पर अपने पापा से कहता है कि नहीं फादर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप उसको बिल्कुल भी नहीं जला सकते हो। यहाँ पर जो मन होता है उससे कह रहा होता है कि मैंने कहा मुझे यहाँ पर छोड़ो,
हम देखते हैं सुनो को जो कि कहता है कि नहीं, मैं आपको उस पेंटिंग को कुछ भी नहीं करने दूंगा, वो पेंटिंग मेरा है। और इतना कहते ही हम देखते हैं वो मुन को काफी ज्यादा कसकर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मुन को तो सांस भी नहीं आ रहा होता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि हे भगवान, आखिर ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। और फिर वो अपने बच्चे के जो सुनो होता है उसकी पीठ पर यहाँ पर थपिया मारते हुए कह रहा होता है कि छोड़ छोड़ छोड़, मेरे को मेरा सांस घुट रहा है, तेरी वजह से मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। अब हम देखते हैं जो सुनो होता है वो भी उसे छोड़ देता है और अब पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने की एक पोजीशन में खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये पेंटिंग मेरा है, उसको आप टच नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर मुन कहता है कि तू पक्का पागल हो चुका है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक मास्टर और एक डिसाइपल आते हैं और वो कहते हैं कि वेल, क्या आज जो रेस्टोरेंट है वो बंद है। जिस पर मुन कहता है कि नहीं, आज जो रेस्टोरेंट है वो पूरी तरीके से खुला है। इसी के साथ में वो यहाँ पर जो सुनो होता है उसको इशारे से कहता है कि तेरे से तो मैं बाद में निपट लूंगा। अब हम देखते हैं जो ये मास्टर का डिसाइपल होता है इसका नाम दाहू होता है और वो यहाँ पर जो अपना अमसी एंड जो अपने अमसी के फादर का जो भी सीन था उसे देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मुन होता है वो यहाँ पर उनसे ऑर्डर ले रहा होता है कि उसे क्या लाना चाहिए। वो अपना ऑर्डर दे देते हैं। अब जो मुन होता है वो कहते हैं कि बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए इस ऑर्डर को लेकर आ रहा हूं। कहकर हम देखते हैं जो मुन होता है वो उनका ऑर्डर लाने के लिए चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो अपने डिसाइपल दाऊ से कह रहा होता है कि वेल, तुम अभी अभी हंसने वाले थे, तो क्या तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम ऐसे दूसरों के ऊपर हंसते हो तो उन लोगों को कैसा फील होता है। इस बात को सुनकर दाऊ कहता है कि मास्टर ताईजी, आप भले ही यहाँ पर मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन ये सीन काफी ज्यादा फनी था, मैं तो अपनी हंसी को भी नहीं रोक पा रहा था। एंड इसी के साथ में आपने भी थोड़ी बहुत तो यहाँ पर हंसी ली ही थी, आप मुझसे यहाँ पर झूठ नहीं बोल सकते। वैसे ये दाऊ कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, कंफ्यूजन मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। अब हम देखते हैं जो मास्टर ताईजी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं बातों में तुमसे यहाँ पर बिल्कुल भी जीत सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जो दाऊ होती है वो यहाँ पर अपने मास्टर से कह रही होती है कि उस लड़की को देखो, वो काफी ज्यादा अजीब है, आखिर वो इतना ज्यादा गौर से उस पेंटिंग के अंदर क्या देख रहा है। हम देखते हैं जो मास्टर ताईजी होते हैं वो भी उस पेंटिंग को देखने लगते हैं, उन्हें भी उस पेंटिंग के अंदर थोड़ा सा रुचि आने लगता है, इसलिए वो अपने सुनो के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि ओ, वैसे मेरे को पता नहीं कि इससे किसने बनाया, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये वाली जो पेंटिंग है वो कोई नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देखते हैं वो धीरे धीरे उस पेंटिंग को देखकर कुछ सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जो दाऊ होती है वो कहती है कि मास्टर ताईजी, खाना कब का सर्व हो चुका है और खाना ठंडा भी हो रहा है, क्या आपको खाना नहीं खाना। इस बात को सुनकर जो मास्टर ताईजी होते हैं वो कहते हैं कि एक मिनट रुको, मैं अभी आया। और फिर हम देखते हैं जो मोन होता है वो भी वहां पर आ जाता है। इसी के साथ वो अपने साथ में कुछ सामान को लेकर आया होता है और वो अपने हमसे कह रहा होता है कि हे पागल इधर आ, इसी के साथ में ये जो मुंगा फैमिली है उनके घर पर डिलीवर करके आ जा और उनको थैंक्स भी कर देना कि उन्होंने इतना ज्यादा धीरज रखा, क्योंकि कल ये हमें यहाँ पर जो डिलीवरी है उसको करना था, लेकिन तेरे पागलपन की वजह से मुझे आज ये डिलीवरी को करना पड़ रहा है और हम ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की है, तो एक काम करना, ये वाली जो डिलीवरी है जल्दी करके आ जा। इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला, अगर मैं गया तो आप मेरी पेंटिंग को यहाँ पर है ना जला दोगे। मुन कहता है कि यार मैंने कहा ना कि मैं इसको नहीं जलाऊंगा। अब इस पर जो सुनो होता है वो कहता है कि नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करो। जिस बात को सुनकर मुन कहता है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ प्रॉमिस, और इसी के साथ में चल मैं यहाँ पर इस पेंटिंग को बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो अपना सुनो होता है वो वहां से चला जाता है। तो मैं सुनू बोलूं या फिर हमसे बोलूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो वहां से जाने के बाद जो मास्टर ताईजी होता है उन्हें काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा होता है एंड वो बार बार उस पेंटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि उस पेंटिंग के साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पर अजीब है, आखिर वो पेंटिंग मेरे को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही है। दाहो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आखिर आप इतना ज्यादा गहराई से क्या सोच रहे हो, वैसे आखिर आप अपना खाना क्यों नहीं खा रहे हो, और वैसे भी मैं आपको बहुत बार बुला रहा हूँ लेकिन आप मेरा कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो मास्टर ताईजी होते हैं वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फिर उस पेंटिंग के सामने वापस से चले जाते हैं। फिर वो एक थोड़ी सी डीप ब्रेथ लेते हैं और काफी ज्यादा अच्छी और यहाँ पर गहरी निगाहों से उस पेंटिंग को देखने लगते हैं। अब जो वो इस पेंटिंग को इतना ज्यादा गौर से देखते हैं तो ये जो पेंटिंग है वो उन्हें नॉर्मल नहीं बल्कि काफी ज्यादा अब नॉर्मल सी लग रही होती है और मन में ये श्योर हो जाते हैं कि ये जो पेंटिंग है वो कोई ओनली सी पेंटिंग नहीं है। इसी के साथ में उसे उन पेंटिंग के अंदर एक रियल एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं मास्टर ताईजी। फिर हम देखते हैं जो मास्टर ताईजी होते हैं उस पेंटिंग को देखने में इतने ज्यादा खो चुके होते हैं कि वो खुद को उस पेंटिंग के अंदर ही पाते हैं। उनको लगता है कि वो पेंटिंग के अंदर आ चुके हैं और ये पेंटिंग एक असली की दुनिया है। जिस चीज को देखकर मास्टर ताईजी मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये पेंटिंग एक खजाना है और मुझे लगता है कि इस खजाने की कीमत तो मिलियंस ऑफ गोल्ड से भी ज्यादा होने वाली है। इधर जो था होता है मन में सोच रहा होता है कि जो मेरे मास्टर वो इस तरीके से क्यों एक्टिंग कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर ताईजी होते हैं वो यहाँ पर मुझसे कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या ये वाली जो पेंटिंग है क्या तुम मुझे इस पेंटिंग को बेच सकते हो। जिस चीज को सुनकर जो मुन होता है वो कहता है कि क्या वो पेंटिंग, क्या तुम उसे खरीदना चाहते हो। अब इस बात को सुनकर जो मास्टर ताईजी होता है वो कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें पे कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं उस पेंटिंग को खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब इस बात को सुनकर मुन काफी ज्यादा हैरान होता है एंड इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि हम सच में काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इसी के साथ में उस पेंटिंग की वजह से मेरा जो बेटा है वो भी एकदम बिगड़ सही चुका है। फिर हम वहीं पर हमारा सीन शूट होता है और इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है अपने सुनो को जो कि यहाँ पर जो अपना डिलीवरी है उसे लेकर मुंगा फैमिली में जा रहा होता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से अपनी डिलीवरी को यहाँ पर पूरा करना चाहिए। मैं तो यहाँ पर वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं वापस से जाकर उस पेंटिंग को देखूंगा।
फिर हम देखते हैं वापिस अपने मून को, जो कि मन में सोच रहा होता है कि क्यों ना मैं इसे 5 नियांग में बेच दूं, आखिर 5 नियांग भी काफी ज्यादा ही मनी होता है। अब जैसे हम देखते हैं जो मास्टर ताइजी होता है मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे को 5 नियांग में बेचने के बारे में सोच रहा है। इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मून होता है मन में सोच रहा होता है कि नहीं नहीं 5 नियांग काफी ज्यादा ही हो जाएगा, मुझे इसे थोड़ा यहाँ पर कम मांगना चाहिए क्योंकि ये वाली पेंटिंग इतनी में ज्यादा खास नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं मास्टर ताइजी को, जो कि उसके हाथ में पैसों को थमाते हुए कहता है कि ठीक है 5 नियांग, ठीक है मैं 5 नियांग तुम्हें इमीडिएटली देता हूँ, मुझे वो बस पेंटिंग दे दो। अब इस बात को सुनकर मन कहता है कि चलो ठीक है। इसी से वो मन में सोच रहा होता है कि इन यहाँ पर 5 नियांग से मैं अपनी फैमिली की हालत को काफी ज्यादा सुधार सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पर मेडिसिन ले सकता हूँ और यहाँ पर पूरी विंटर हम लोग काफी ज्यादा मजे से यहाँ पर जो अपनी जिंदगी है उसे यहाँ पर बिता सकते हैं। और इसी के साथ जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है रेस्टोरेंट की वो भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पर जो मेरा बेटा सुनू है वो इस पेंटिंग की वजह से थोड़ा पागल सा हो चुका है, अगर ये पेंटिंग यहाँ से दफा हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ पर जो सुनू है वो यहाँ पर थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं भी मुझे सुनू के लिए बुरा तो लग रहा है लेकिन मैं और क्या ही कर सकता हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होता है वो यहाँ पर खाने को खा लेता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होता है वो वहां से जाने लगता है। दाहो को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो कह रहे होते हैं कि मास्टर आपको आखिर हुआ क्या है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो मून का अपना सोड दे देता है और इसी के साथ में कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि जो मैंने आपको पैसे दिए हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए मैं आपको ये अपनी सोड देना चाहता हूँ उस पेंटिंग के बदले। दाहो कहता है कि मास्टर ये तो आपकी पियर्सिंग व्हाइट डिवाइन सोड है और ये काफी ज्यादा प्रीशियस है, आखिर आप उस सेबी सी पेंटिंग के बदले में इतनी ज्यादा प्रीशियस सोड को कैसे दे सकते हैं। अब इस बात को सुनकर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो कहते हैं मैंने कहा ना चुप हो जाओ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मून होता है वो कह रहा होता है कि वेल मेरे को इस यहाँ पर चीज की इंपॉर्टेंस तो नहीं पता है लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप मुझे ये दे रहे हो तो मैं इसे काफी ज्यादा ग्रेटफुली यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि सच्ची में ये जो सोड है उसको हाथ में लेकर मुझे पता चल रहा है ये काफी ज्यादा अच्छी सोड है, अगर मैं इसे बेचता हूँ तो मुझे कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर हम देखते हैं जो मास्टर ताइजी होते हैं वहां से जाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है गुड बाय, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस बात को सुनकर जो मून होता है वो कहता है कि ठीक है आपकी जर्नी सेफ हो। फिर हमारा सीन शॉट होता है और वही होता है जिस चीज का हमें यहाँ पर डर था, हमारा सुनू घर पर आ चुका होता है और उससे पेंटिंग नहीं मिल रहा होता है। वो बार बार कह रहा होता है कि मेरा पेंटिंग कहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर जो मन होता है वो भी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि है वहीं पर तो था, क्या किसी ने चुरा लिया। जिस बात को सुनकर सोनू कहता है कि तुमने आखिर तुमने क्या किया उसको, क्या तुमने उसको जला दिया है कहीं तुमने। अब इस बात को सुनकर जो मन होता है वो कहता है कि आखिर तुम अपने फादर के ऊपर ऐसे ही यहाँ पर इंजाम कैसे लगा सकते हो जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है उससे कहता है कि क्या तुमने उसे बेच दिया। अब इस बात को सुनकर तो मन भी कुछ नहीं कह पाता और वो कहता है कि नहीं 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 मैं कैसे बेच सकता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सुनू होता है उस सोड को उठा लेता है और इसी के साथ में कहता है कि मुझे दो। मुन कहता है कि क्या दूं। सुनू कहता है कि वो पैसे जो कि तुमने यहाँ पर उस पेंटिंग को बेच कर लिए थे। मुन कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं देने वाला, मैं उस पेंटिंग को यहाँ पर नहीं रखना चाहता, वो पेंटिंग एकदम बेकार है, आखिर तुम समझते क्यों नहीं है इस बात को। सुनू कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, अगर आपने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो मैं मदर को बता दूंगा कि आपने मेरे से प्रॉमिस करके मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया और जो मेरा पेंटिंग है उसे यहाँ पर बेच दिया। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं मुन कहता है कि नहीं नहीं। इसी के साथ में मुन को याद आ रहा होता है कि उसकी जो वाइफ जीना है यानी जो अपने सुनू की मदर है वो कह रही होती है कि जो लोग प्रॉमिस तोड़ते हैं झूठ बोलते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। अब इन चीजों को याद करके मुन की काफी ज्यादा पड़ रही होती है। हम देखते हैं सुनू को जो कि उसे और प्रेशराइज कर रहा होता है और इसी के साथ में कह रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ पर मदर को बता देना चाहिए। अब इस बात को सुनकर मुन कहता है कि तुम यहाँ पर सच में पागल हो चुके हो, ये लो तुम्हारा पैसा, मेरे को नहीं चाहिए, ले जाओ और खरीद लो उस पेंटिंग को वापस से, वैसे भी वो पेंटिंग और तुम दोनों एक ही जैसे हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है वो कहता है कि आखिर उन लोगों को निकले हुए कितना ज्यादा वक्त हो चुका है। मुन कहता है कि ज्यादा नहीं, अभी अभी गए इडियट। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है वो वहां से निकल जाता है। मुन उसके जाने के बाद मन में सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये बंदा इतना ज्यादा दूर जा सकता है उस पेंटिंग के लिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मन होता है मन में सोच रहा होता है कि आज से 10 दिन बाद में एक मैच होने की यहाँ पर बातें चल रही है और मुझे लगता है कि वो लोग उसी डायरेक्शन के अंदर गए क्योंकि वो मुरीम से बिलोंग करते थे, उनके कपड़े देखकर मुझे ऐसा लगता है। तो वो यहाँ पर उसी मैच को देखने के लिए गए क्योंकि मुरीम के सभी लोग उसी मैच को देखने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और ये सब कुछ सोचते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनू होता है वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मास्टर ताइजी होता है वो काफी ज्यादा स्पीड से चल रहा होता है। दाहो भी इसका कारण पूछ रहा होता है कि आखिर आप इतना ज्यादा स्पीड से क्यों चल रहे हो, क्या आपको इतना ज्यादा डर है कि कहीं कोई इस पेंटिंग को आपसे छीन ना ले। इस बात को सुनकर मास्टर ताइजी कहता है कि नहीं, मैं इस पेंटिंग को थोड़ा यहाँ पर समझना चाहता हूँ, थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ और वो जगह यहाँ पर तो है नहीं, आगे जाकर है, लेकिन मेरे को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इसलिए मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूँ और इस पेंटिंग को चेक करना चाहता हूँ। दाहो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि आप पेंटिंग को काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद कर रहे हो। अरे वैसे हम उस लड़के के बारे में तो भूल गए जो कि इस पेंटिंग को देखकर पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। अगर वो वापस से उस दुकान के अंदर जाता है, अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और इस पेंटिंग को वापस नहीं पाता है तो मेरे को लगता है कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फंस तैयार होने वाला है। जिस बात को सुनकर तो हम देखते हैं ताइजी भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि हाँ मैं उस बच्चे के बारे में तो पूरी तरीके से भूल गया था। अगर इस एक हिसाब से देखा जाए तो इस पेंटिंग ओनर कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा ही था। तभी हम देखते हैं वहां पर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, वहीं पर रुक जाओ। अब इस चीज को सुनकर तो हम देखते हैं जो दाऊद है उसके कान काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते
हैं। इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने अमसी की होती है। वहीं पर जो यहाँ पर अपना मास्टर ताइजी होता है वो कहता है कि आखिर कौन है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर अपना अमसी काफी ज्यादा दौड़ते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि वो पेंटिंग मेरा है। मैंने कहा रुक जाओ। अब हम देखते हैं जो दाऊ होता है उसके कान और भी ज्यादा दर्द करने लगते हैं। वहीं पर जो मास्टर ताइजी होते हैं इस चीज को देखकर उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे। मैंने कहा यहीं पर रुको। इतना कहते हुए वो अपनी आवाज के अंदर अपनी की को भी यहाँ पर मिलाकर छोड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपना अमसी भी उस की के इफेक्ट में आ जाता है और काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होते हैं उस अपने अमसी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि अरे अरे तुम तो उस जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसके बच्चे हो ना, सन हो ना। इधर हम देखते हैं जो दाऊ होता है वो भी अब अपने कान के ऊपर से हाथ हटा लेता है और यहाँ पर अपने अमसी को रिकॉग्नाइज कर लेता है। हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि कह रहा होता है कि ये पेंटिंग मेरा है। वहीं पर हम देखते हैं जो मास्टर ताइजी होते हैं वो मन में एक ही बात सोच रहे होते हैं कि इस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन फिर भी इसका जो यहाँ पर रोड था अभी का वो काफी ज्यादा खतरनाक था। हाँ वो मेरे कानों के ऊपर तो कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाया, लेकिन वो नॉर्मल कानों जैसे यहाँ पर दाऊ के कान है या फिर दाऊ है उसके कानों के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट कर दिया उसने। इसका मतलब ये बच्चा कोई नॉर्मल तो बच्चा नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो अपने घुटने पर आ जाता है और इसी के साथ में उसकी जितनी भी जो चीजें होती है उन्हें लौटाते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारी चीजें, मुझे वो बस पेंटिंग वापस चाहिए। अब इन चीजों को सुनकर और देखकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मास्टर ताइजी होता है वो मन में सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर सच में ये जो लड़का है वो इस पेंटिंग का जो ट्रू वैल्यू उसे समझ चुका है, जिसकी वजह से ये क्या नॉर्मल से अब नॉर्मल हो चुका है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपना होता है उसे बार बार कह रहा होता है कि मुझे मेरा पेंटिंग वापस दो। अब हम देखते हैं जो दावे होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा यहाँ पर एरोगेंटली कैसे बोल सकते हो। वहीं पर हम देखते हैं मास्टर ताइजी को जो कि कह रहा होता है कि हमने ये वाला जो पेंटिंग है वो तुम्हारे फादर से खरीदा है और हम ऑलरेडी इसको खरीद चुके हैं, तो तुम्हारे पास में कौन सा राइट है जो कि तुम मुझे इसे बेचने के लिए फोर्स कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं अपने हमसे भी एक पल के लिए चुप हो जाता है। वहीं पर जो मास्टर ताइजी होते हैं मन में सोच रहे होते हैं कि जो चीज मैंने दी थी इस पेंटिंग के बदले में वो लड़का वापस से लेकर आया है, तो इसके अंदर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि सच्ची में ये पेंटिंग इसी का है और ये पेंटिंग का रियल ओनर है। और अगर ये इस पेंटिंग को नहीं बेचना चाहता है तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी ये पेंटिंग इसे वापस ही देना होगा। वहीं पर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना अमसी होता है वो कह रहा होता है कि वो पेंटिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होता है उनको यहाँ पर पेंटिंग से ज्यादा अपने अमसी के अंदर क्यूरियोसिटी आ चुकी होती है, क्योंकि अपने अमसी ने जो अभी रोर किया था और यहाँ पर एक ही सांस के अंदर जो मतलब काफी ज्यादा स्पीड से इनके पीछे दौड़कर आया था, इस चीज से यहाँ पर मास्टर ताइजी काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके होते हैं एंड उनमें सोच रहे होते हैं कि इस बच्चे के अंदर और उस पेंटिंग के अंदर जरूर कोई ना तो कोई हिडन यहाँ पर चीज है ही, और मैं सच्ची में देखना चाहता हूँ कि आखिर इस बच्चे के अंदर क्या हिडन चीज है। फिर जो मास्टर ताइजी होता है उनके मन में एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक लड़की का टेस्ट ले लूं, जिससे हो सकता है कि इसकी जो भी यहाँ पर हिडन थिंग्स है, हिडन एबिलिटीज है, वो मेरे सामने आ जाए। वहीं पर हम देखते हैं अपने अमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि वो पेंटिंग अभी मुझे जहां तक याद आ रहा है जो ओल्ड सेज थे वो यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आए थे, लेकिन ओरिजिनली तो यहाँ पर जो मेरा रेस्टोरेंट है वो मेरे फादर से बिलोंग करता है और मेरे फादर की सर्विस से ही तो खुश होकर जो ओल्ड सेज थे उन्होंने यहाँ पर उस पेंटिंग को बनाया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पेंटिंग है वो सीधा सीधा मेरे फादर से बिलोंग करता है और मैं तो बस यहाँ पर फालतू में ये कह रहा था एनी टाइम कि ये पेंटिंग मेरा है, जबकि ये पेंटिंग मेरा है ही नहीं, इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार है ही नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे फादर के हिसाब से तो जो तुम्हारी फैमिली है वो काफी ज्यादा हार्ड टाइम से यहाँ पर गुजर रही है, क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता है। तो इस बात को सुनते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में सोच रहा होता है कि हाँ मेरी जो मदर है उसके मेडिकल बिल्स मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी याद ही नहीं आया उनके बारे में, मैं तो सच में काफी ज्यादा स्टूपिड हूँ। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि जो मेरे फादर है उन्होंने ये वाली जो पेंटिंग है वो यहाँ पर जो मेरी मदर है उसके मेडिकल बिल्स को भरने के लिए यहाँ पर बेचा होगा और मैं यहाँ पर एकदम इडियट की तरह इन सब बातों को भुलाकर अपनी मदर की बिल्कुल भी केयर न करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस पेंटिंग के पीछे पड़ा हूँ और मैं इस पेंटिंग को वापस से लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैंने इस पेंटिंग को वापस से ले लिया और ये पैसे वापस से दे दिया तो उसके बाद में मेरी माँ की मेडिसिन का क्या, आखिर उनकी मेडिसिन कहाँ से आएगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है मास्टर ताइजी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब ये जो पेंटिंग है आप ले जा सकते हो। अब इस बात को सुनकर मास्टर ताइजी काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये पेंटिंग ऐसी है जो कि बड़े बड़े लोगों को रिझा ले, लेकिन फिर भी ये लड़का अपनी फैमिली का नाम सुनते ही यहाँ पर इस पेंटिंग के ऊपर गिव अप करने के लिए तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये लड़का इतना भी ज्यादा ग्रीडी नहीं है और इसका जो यहाँ पर हर्ट है वो एकदम राइट जगह पर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे होता है वो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसने एक ऐसा डिसीजन बनाया है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मास्टर ताइजी होता है उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना तुम मेरे ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर छू लेते हो तो फिर ये जो सोड है, ये जो मनी है, ये जो पेंटिंग है, वो सारा का सारा मैं तुम्हें दे दूंगा। अब हम देखते हैं दायो को जो कि कह रहे होते हैं कि क्या आप आखिर ये सब कुछ क्यों करवाना चाहते हो उससे। वहीं पर अपने हमसे उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सीरियस हो। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर मास्टर ताइजी होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा है और अगर मैं थोड़ा बहुत पैसा तुम्हें दे भी दूं तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो तुम्हें कह रहा हूँ वो एकदम सीरियस है। तो बताओ क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। अब इस बात को सुनकर अपने हमसे कहता है कि ऑफकोर्स मुझे ये चीज एक्सेप्ट है।
अब यहाँ पर जो सुनू होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो यहाँ पर जो मास्टर ताई है उससे यहाँ पर ये वाला जो चैलेंज है वो जीत लेगा, जबकि सुनू को अपने अपोनेंट के बारे में कुछ घंटा नहीं बताया। हमें बताया मास्टर ताई के बारे में बताया जाता है कि भले ही ये दिखने में स्वीट और स्वामी टाइप के हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा हरामी टाइप के हैं। मास्टर जो ताई जी है वो दुनिया के जो भी ग्रेटेस्ट वॉरियर है, भले ही उनमें उनका नाम नहीं आता हो, लेकिन ये किसी भी ग्रेटेस्ट वॉरियर से यहाँ पर कम नहीं है। ये एक ग्रेट मास्टर के तौर पर जाने जाते हैं और यहाँ पर कुल्लून का नंबर 1 स्पोर्ट्समैन होने का खिताब भी इन्हीं के यहाँ पर माथे के ऊपर है, यानी ये कुल्लून के नंबर 1 स्पोर्ट्समैन भी है। इन सब बातों से यहाँ पर अपना एमसी पूरी तरीके से अनजान होता है और इसी के साथ में मास्टर ताई से कहता है कि वेल तुम चाहो तो अपने जो वर्ड्स हैं उनको वापस से ले सकते हो, इससे पहले कि तुम इन चीजों को यहाँ पर रिग्रेट करो। और अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो क्या तुम यहाँ पर जो भी चीज तुमने कही है, जो भी प्रॉमिस तुमने किया है, क्या तुम उसको सच में फुलफिल करने वाले हो? अब इस बात को सुनकर मास्टर ताई हंसते हुए कहते हैं कि लड़के, मैं यहाँ पर जो भी कहता हूँ काफी ज्यादा सीरियस वे में कहता हूँ। जिस चीज को सुनकर हम देखते हैं जो सुनो होता मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं जी चाहता हूँ तो पेंटिंग्स और पैसा ये दोनों मैं अपने साथ में ले जा सकता हूँ और मैं अपनी मदर का इलाज भी करा सकता हूँ। ये सब कुछ सोचकर जो सुनो होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है ताकि उसकी पेंटिंग को उसके हाथ से ले सके और उसको यहाँ पर छू सके। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई जो होते हैं वो काफी ज्यादा इजीली उसके अटैक्स को डोज कर लेते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है। इसके बॉडी मूवमेंट्स को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने कभी मार्शल आर्ट को सीखा ही नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई जी होते हैं वो अपनी किस टेक्निक का यूज करते हैं और अपना जो सुनू होता है उसे पीछे गिरा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर चैलेंज है अपने हमसी को एक बार के लिए मास्टर ताई जी को छूना होगा, तो अपने हमसी को मास्टर ताई जी को छूना, ना कि मास्टर ताई जी को अपने हमसी को छूना है। अगर मास्टर ताई जी अपने हमसी को छू लेते हैं तो ये वाला जो टच है वो यहाँ पर माना नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है और इसी के साथ में उसके ऊपर वापस से यहाँ पर अपने हाथ को मारने लगता है ताकि वो मास्टर ताई जी को यहाँ पर टच कर सके। लेकिन बार बार ऐसा एक्ट करने के बाद में मास्टर ताई जी को बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं मास्टर ताई जी वापस से यहाँ पर सुनू के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सुनू इन चीजों से काफी ज्यादा एनॉयड हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम कैसे यहाँ पर बच रहे हो मेरे हर एक अटैक से, आखिर मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी क्यों नहीं छू पा रहा हूँ। फिर वो वापस से खड़ा हो जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि इस बार तो मैं पक्का इसे छू कर ही रहूंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुन होता है वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो मास्टर ताई होते हैं वो काफी ज्यादा इजीली उसे नीचे गिरा देते हैं। अगली बार भी ऐसा ही होता है, सुनू नीचे गिरता है, उससे अगली बार भी और ऐसे करके बहुत बार जो सुनो वो नीचे गिरता है। आई मीन जो यहाँ पर मास्टर ताई जी उसे बहुत बार यहाँ पर हरा देते हैं। इसी के साथ मास्टर ताई जी मन में सोच रहे होते हैं कि जो ये लड़के ने यहाँ पर रोड की थी यहाँ पर आते हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था। फिर वो अपने हमसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब के लिए बहुत हो चुका है, तुम्हें अभी गिव अप कर देना चाहिए। जिस चीज को सुनकर सुनो मन में सोच रहा होता है कि क्या गिव अप, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि अभी तो मैं इसके मूवमेंट्स को देखना यहाँ पर स्टार्ट कर पाया हूँ और इसके मूवमेंट्स को मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। वैसे मैंने पेंटिंग्स को बहुत बार देखा है, उसके अंदर जो पत्तों की मूवमेंट है उसके जैसी मूवमेंट इस ओल्ड मैन की है। इसी के साथ में अगर बात रही दोनों की सिमिलरिटी की तो एक हिसाब से मुझे लगता है कि ये दोनों ही मूवमेंट्स काफी ज्यादा सिमिलर है। और यहाँ पर जो पत्तों की मूवमेंट्स है उसको तो मैंने मिलियन टाइम्स देख कर रखा है, तो अगर इसकी जो मूवमेंट्स है उनके जैसे सिमिलर है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसे मैं नहीं जानता। अब तो मैं इस व्यक्ति को यहाँ पर टच करके रहूंगा। और ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं जो सुनू होता है वापस से खड़ा हो जाता है और वापस से मास्टर ताई की तरफ हाथ लगाने के लिए बढ़ता है। मास्टर ताई यहाँ पर अपने हमसे को वापस से हल्के में ले रहे होते हैं और इसी के सामने कह रहे होते हैं कि वेल मुझे लगता है कि तुम्हें पहले थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। लेकिन जैसे वो अपने हमसे के मूवमेंट्स को देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ में एक्सीडेंटली एक टेक्निक का यूज कर देते हैं अपने हमसे के ऊपर, जिसकी वजह से अपने हमसे काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है और एक यहाँ पर जो पेड़ होता है उससे टकराकर नीचे गिर जाता है। दाहो अपने मास्टर से कह रहा होता है कि मेरे को भी इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये यहाँ पर आते ही चिल्लाया था जिसकी वजह से मेरे कान दुखने लगे थे। लेकिन ये मार्शल आर्ट नहीं जानता और आपने अपनी एक खतरनाक टेक्निक को इसके ऊपर यूज किया, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा हार्श है, आपको इसके ऊपर इतना भी ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। वहीं पर मास्टर ताई जी मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने अभी अभी द रॉयल सर्वेंट्स गोल्डन ड्रैगन पावर टेक्निक को यूज किया था इसके ऊपर। इसी के साथ मन में सोच रहे होते हैं कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके जो मूवमेंट्स थे वो मेरे एंटी मूवमेंट्स थे, यानी इसने मेरे मूवमेंट्स को समझकर जो मेरे फ्लोस थे उनका यूज करते हुए अपने कुछ नए मूवमेंट्स को बना लिया था और उसी से मेरे ऊपर अटैक कर रहा था। वैसे ये अटैक नहीं कर रहा था बस, बल्कि मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छूना ही चाहता था। लेकिन ये बंदा मेरे मूवमेंट्स को इतना ज्यादा इजीली और इतना ज्यादा जल्दी कैसे यहाँ पर समझ सकता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे वापस एक स्टिक को उठा लेता है और मन में सोच रहा होता है कि वेल मैं काफी ज्यादा उसके क्लोज चला गया था, अगर मेरे पास में एक स्टिक होते ना उस वक्त तो मैं पक्का से उसको यहाँ पर अभी तक छू लेता। और फिर हम देखते हैं जो सुनो होता है मन में सोच रहा होता है कि इसकी जो मूवमेंट्स है वो यहाँ पर पेंटिंग के पत्तों से भी काफी ज्यादा ग्रेट है, अगर मुझे इसे छूना ही है तो मुझे सच्ची में एक स्टिक का यूज करना ही होगा। और ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनो होता है वो स्टिक को एकदम सोड की तरह पकड़ लेता है और इसी के साथ में यहाँ पर जो मास्टर ताई होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए मन में सोच रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें पक्का से छूंगा। वहीं पर हम देखते हैं जो मास्टर ताई होता है वो यहाँ पर पहले काफी ज्यादा हैरान होता है अपने हमसी के मूवमेंट्स को देखकर, लेकिन अब अपना जो हमसी होता है वो यहाँ पर सोड को लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर ताई थे उन्होंने अभी अभी जो पिछला अटैक किया था
उसके साथ में उसकी एनर्जी और उसकी यहाँ पर जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स थे उन दोनों को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था। लेकिन अपने अमसी यहाँ पर अपनी एनर्जी को वापस यूज कर पा रहा है और अपने एक्यूपंक्चर को भी, और इतना ज्यादा बड़ा अटैक खाने के बाद में भी अपना अमसी वापस से यहाँ पर खड़ा हो। और इन सब चीजों को देखकर हम देखते हैं जो मास्टर ताई होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज निकल रही होती है कि वेल ये बंदा यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता, ये सच में या फिर कोई मॉन्स्टर या फिर कोई राक्षस है जो ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुनु होता है वो अपनी सोर्ड के साथ में यहाँ पर जो मास्टर ताई होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें बहुत बार कह दिया कि ये अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि बस ये यहाँ पर जो मास्टर ताई उन्हें छूना चाहता है। मास्टर ताई को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर जो सुनु उसके पास में कोई लकड़ी का नहीं बल्कि एक रियल सोर्ड है, और अगर वो ऐसे खड़े रहे तो यहाँ पर जो सुनु उन्हें जल्दी यहाँ पर कट कर देगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई होते हैं अपनी इसी हेयर बदल की वजह से यहाँ पर जो अपना अमसी है उसके ऊपर एक्सीडेंटली एक और खतरनाक अटैक कर देते हैं। ये वाला जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मास्टर ताई के कंधों को भी यहाँ पर चोट आ जाती है और उनके कंधों से भी यहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। अब हम देखते हैं अपना अमसी वापस से दूर जाकर गिरता है। वहीं पर दो आता है और अपने मास्टर ताई को संभालता है और कहता है कि आपके कंधों से खून निकल रहा है। मास्टर ताई कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस छोटे मोटे यहाँ पर चोट है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो दाव होती है वो कहती है कि वेल आपने उसके ऊपर ये इतना ज्यादा खतरनाक अटैक क्यों किया, अगर वो लड़का यहाँ पर मर गया तो उसके बाद में क्या। वहीं पर हम देखते हैं उस अटैक की वजह से अपने अमसी का हालत काफी ज्यादा बुरा उसका होता है, उसकी हालत लिटरली काफी ज्यादा खराब होती है और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई होता है उसके पास में आता है और इसी के साथ में कहता है कि इसकी बॉडी एकदम कोलैप्स भी कर चुकी है। मैं यहाँ पर भूल गया था कि इस लड़के ने कभी भी मार्शल आर्ट को यहाँ पर नहीं सीखा है। और ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर जो यूनू होता है या फिर जो सुनु होता है उसकी बॉडी को चेक करने लगते हैं। जैसे वो यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं अपने सुनु को, अपनी सोनू की बॉडी के अंदर से उसके मुंह के अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना मास्टर ताई होता है वो यहाँ पर अपने अमसी का इलाज करते हुए मन में सोच रहा होता है कि अभी मेरे को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पर ये समझ चुका हूँ कि जो लड़का है उसने यहाँ पर जो पेंटिंग है उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखा है, जिसकी वजह से इसका जो माइंड है वो शार्प हो चुका है, लेकिन इसने कभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की है, जिसकी वजह से इसका बॉडी अभी भी एकदम वीक ही है। इसी के साथ में आप देखते हैं जो मास्टर ताई होता है मन में सोच रहा होता है कि बच्चे मैंने यहाँ पर गलती में तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया और मैं ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वहीं पर हम देखते हैं जो सुनो होता है वो जोर से चिल्ला रहा होता है कि मुझे बचा लो। हम देखते हैं जो मास्टर ताई होता है मन में सोच रहा होता है कि इसकी बॉडी धीरे धीरे यहाँ पर मरते हुए जा रही है। इसी के साथ में मुझे लगता है कि ये जो मेरा अटैक्स है उनको यहाँ पर ओवर करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने जो इसके ऊपर अटैक किया वो सच में कुछ ज्यादा ही था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर बार बार यहाँ पर कुछ खून को खांसे जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो मास्टर ताई होते हैं वो अपने अमसी को यहाँ पर लोटस पोजीशन के अंदर बिठाते हैं और उसे एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से अपन जो यहाँ पर अपना अमसी है सुनु है वो यहाँ पर अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं जो मास्टर ताई होता है वो यहाँ पर दुआ से कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर नजर रखना, क्योंकि मैं अभी इसको एनर्जी दे रहा हूँ अपनी, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ और अगर ऐसी हालत में मेरे ऊपर कोई अटैक कर देता है तो मैं अपने आप को यहाँ पर बचा भी नहीं पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर तुम ही मेरी यहाँ पर रक्षा करने वाले हो और इस बच्चे की भी यहाँ पर रक्षा करने वाले हो। अब इस बात को सुनकर जो धोआ होता है वो कहता है कि मास्टर आप बेफिक्र होकर अपनी जो टेक्निक है उसको यहाँ पर यूज कीजिए, मैं आपकी यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई होता है वो यहाँ पर अपनी जो एनर्जी होता है उसे यहाँ पर जो अपना सुनु होता है उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर फ्यूज करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं जैसे वो ऐसा करता है यहाँ पर जो सुनु होता है वो अपने मुंह से बहुत सारे ब्लड्स को यहाँ पर खांस देता है, जिस चीज को देखकर जो मास्टर ताई होते हैं वो टेलीपैथी के द्वारा अपने हमसे से कहते हैं कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपने मुंह को टाइट कर लो और बिल्कुल भी यहाँ पर खुलने मत दो, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। अगर तुमने अपने मुंह को वापस से खुलने दिया तो मैं यहाँ पर सही से तुमको यहाँ पर बचा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम अपने मुंह को बंद रखते हो तो ये मेरा गारंटी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचा लूंगा। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो भी अपने मुंह को टाइट कर लेता है। वहीं पर हम देखते हैं जो मास्टर ताई जी होते हैं उन्हें अभी भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है और इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि वेल इसकी जो बॉडी है वो सच में काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर डैमेज्ड है। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी को पुट कर देता हूँ इसको ठीक करने में तो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी के अंदर ये वापस से कभी मार्शल आर्ट को और अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई जी होते हैं मन में सोच रहे होते हैं कि ये मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से इसका हालत ऐसा है तो मुझे कैसे भी करके इसको यहाँ पर ठीक तो करना ही होगा। और ये सब कुछ सोचते हैं हम देखते हैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर सुनो मन में सोच रहा होता है कि मदर फादर, क्योंकि यहाँ पर उसे काफी ज्यादा याद आ रहा होता है अपने मम्मी पापा का। उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर ही मरने वाला है। फिर हम देखते हैं जो दाए होता है उसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आवाज सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वो सच में काफी ज्यादा फेमस है और आज काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका वाला है, क्योंकि ये जिस तरफ यहाँ पर जा रहे हैं वो यहाँ पर है ना एक मैच की जगह है। 10 दिन के बाद में मोरिम के अंदर एक मैच होने वाला है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि इसके अंदर जियोंगयोन और चांगजी भी भाग लेने वाले हैं, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग इस मैच को देखने के लिए जा रहे हैं। और वहां पर मैच पर जाने के लिए जो मैच की पैलेस है या फिर जो जगह है वहां पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता यूज होता है, और उसी रास्ते के पास में ये सब कुछ यहाँ पर जो अपना मास्टर ताई जी होता है वो यहाँ पर अपने हमसे का यहाँ पर इलाज कर रहा होता है। तो दुआ
यहीं पर मन में ये सोच रही होती है कि वेल यहाँ पर जो मुरीम है उससे यहाँ पर बहुत सारे लोग उस मैच को देखने के लिए इसी रास्ते से जा रहे हैं, और मुरीम के अंदर ऐसे बहुत सारे भी लोग हैं जो हमसे काफी ज्यादा बेर रखते हैं। क्या वह उनमें से अगर कोई बंदा यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जो मास्टर उनके ऊपर हमला कर देता है तो फिर मैं मास्टर की जान को कैसे बचाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मैं अपने मास्टर के यहाँ पर जो जान है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी हम देखते हैं नोआ ये सब कुछ सोच रही थी, उसे यहाँ पर कुछ लोगों की आवाज आने लगती है जो कि कह रहे होते हैं कि हमारा लग तो आज काफी ज्यादा अच्छा है, देखा तुमने इनको फॉलो करने से हमें कितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब दो उस तरफ देखते हुए कहती है कि तुम कौन हो। हम देखते हैं ये कुछ लोग होते हैं जो कि मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि वेल हम ज्यादा कुछ बड़े लोग नहीं है, हम तो बस कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मास्टर ताइजिंग से अपना बदला लेने के लिए आए हैं, और देखने से ऐसा लग रहा है कि हमें ये सच में काफी ज्यादा अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल चुका है अपना बदला लेने के लिए। उन लोगों को देखकर दो मन में सोच रही होती है कि ये तो सच में काफी बड़े मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसी के साथ में इनमें से जो यहाँ पर 4 कनिंग डेमंस हैं वो भी इनके साथ में आए हैं। अगर ये साथ में मिलकर मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो मैं तो इनके सामने एक पल भी नहीं टिकने वाली हूँ, और जो मेरे मास्टर वो भी काफी ज्यादा बिजी हैं, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मास्टर मैं आखिर आपकी जान को कैसे बचाऊं। ये सब कुछ सोचते हुए दो की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो दोहा होती है उन लोगों से कह रही होती है कि जो मेरे मास्टर ताईजी है वो यहाँ पर है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम हमारे सामने आने का कोशिश कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है कि बच्ची हमें क्या यहाँ पर तुमने मूर्ख समझ के रखा है, तुम्हारे मास्टर जिस स्टेट के अंदर बैठे हैं ना वहां पर तो उसे एक बच्चा भी मार सकता है। अब इस बात को सुनकर दोहा मन में सोच रही होती है कि इन स्काउंडर्स को पता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर हम देखते हैं एक जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे मास्टर की मरने की खबर कुछ ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर मुरीम के अंदर फैलने वाली है, उसको मारने के बाद में मैं तुम्हारे साथ में भी थोड़ा खेल लूंगा। अब इस बात को सुनकर दोहा कहती है कि मेरे पास में बताओ, यहाँ से दफा हो जाओ। अब हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि तुम जब गुस्सा होती हो तो तुम काफी ज्यादा क्यूट लगती हो, और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी सोच से दोहा के ऊपर अटैक कर देता है। दोहा मन में सोच रही होती है कि नहीं मास्टर ताईजी मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं वहां पर कोई बंदा आ जाता है जो कि उस बंदे के अटैक को अपने स्पीड से यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। अब इस चीज को देखकर दोहा काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं पर वो सभी बंदे कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो और आखिर हमारे काम के अंदर दखल क्यों दे रहे हो। अब हम देखते हैं ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जियोंग्योन होता है, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक बंदा। अब हम देखते हैं जो जियोंग्योन होता है वो उन सभी से कह रहा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बुरे हो, जो एक ऐसा मास्टर जो कि अपनी एक ऐसी स्टेट में बैठा है जहां पर वो तुमसे लड़ नहीं सकता तभी तुम उसके ऊपर हमला कर रहे हो, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात तुम एक यंग गर्ल के ऊपर यहाँ पर हमला कर रहे हो, आखिर तुम कितने ज्यादा गिर चुके हो। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि तुम एसोल कहेंगे क्या तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरना चाहते हो। फिर हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि जाओ हम सभी इसके ऊपर मिलकर हमला करते हैं और इसी को यहाँ पर पहले मार देते हैं, और इतना कहकर हम देखते हैं वो सभी लोग मिलकर जियोंग्योन के ऊपर हमला कर देते हैं। जियोंग्योन भी अपने स्पेयर को घुमाता है और इसी के साथ में उनकी सोर्स को कट कर देता है। अब इस चीज से हम देखते हैं सभी बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं जो जियोंग्योन होता है वो उन सभी से कह रहा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा पैथेटिक हो, तुम अपने अपोनेंट की एबिलिटी को भी यहाँ पर नहीं पहचान पा रहे हो। वहीं पर जो दोहा होती है मन में सोच रही होती है कि ये तो सच में यहाँ पर जो मार्शल आर्ट है उसका एक मास्टर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने मास्टर ताईजी होते हैं वो अभी भी यहाँ पर अपने अमसी के बॉडी के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और इसी के साथ मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या है, क्योंकि ये मेरी जो एनर्जी है उसको कुछ ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके चेहरे से जो यहाँ पर पॉइजन इफेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं बॉडी के अंदर का सीन जहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो यहाँ पर अपने आप को अपनी बॉडी के अंदर पाता है। वहीं पर हम देखते हैं वो आसपास देखता है तब उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर है, और इसी के साथ में उसके आसपास में जो भी चीजें हैं वो उसकी ब्लड वेसल्स हैं जो कि अब पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, यानी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, उनसे यहाँ पर खून निकल रहा है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसको अपने हाथ के अंदर एक की महसूस होती है। अब उस की को अपने हाथ में देकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है मन में सोच रहा होता है कि ये तो एनर्जी है, और ये वही एनर्जी है जो कि ये ओल्ड मैन ताईजी मेरे को यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने अमसी के पीछे से एक ब्लैक लाइट गुजरती है। तो एक बात मैं तुम्हें पहले कह देता हूँ कि मैं 2 नाम लेने वाला हूँ, एक तो अपना अमसी और एक सुनो, तो बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अब जो सुनो होता है मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये ब्लैक लाइट क्या है। तभी उसे याद आता है कि पेंटिंग के अंदर भी उसने ऐसी एक ब्लैक लाइट को देखा था। फिर वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर समझ में आ चुका है, ये जो ब्लैक लाइट्स हैं जो कि पेंटिंग से आई हैं, मेरे को लगता है कि ये मेरे को रास्ता दिखाने का कोशिश कर रही है। अगर मैं इस पेंटिंग की ये दिखाई गई ये ब्लैक लाइंस का एंड इसी के साथ में जो ओल्ड मैन है उसकी एनर्जी को कंबाइन करके इसका यूज करूं तो हो सकता है कि मैं अपनी जो बॉडी उसको यहाँ पर फिक्स कर पाऊं। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर जो नरेशन वॉइस होती है वो हमें बता रही होती है कि बिना किसी यहाँ पर रियलाइजेशन के जो यहाँ पर चुनू था उसने यहाँ पर जो लैंडस्केप की पेंटिंग थी और इसी के साथ में यहाँ पर जो मास्टर ताईजी की एनर्जी थी उनके कंबाइन यूज से अपनी बॉडी को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। इसी के साथ में उसे यहाँ पर है ना काफी ज्यादा वक्त बीत रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके लिए यहाँ पर जो 1 सेकंड है वो भी 1 साल के बराबर है। वो अपनी बॉडी
बॉडी को यहाँ पर लगातार रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश कर रहा था। उसे ये पता भी नहीं चला कि उसने कब अपनी जो बॉडी है उसको पूरा का पूरा यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। उसकी बॉडी के अंदर जितने भी यहाँ पर जो डैमेज थे उसने उन सारों को एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पर वापस से फिलअप कर दिया था। और इस चीज का हम यहाँ पर जो परिणाम है उसकी रियल बॉडी के ऊपर भी देख पाते हैं, जहां पर उसका जो पॉइजन इफेक्ट था वो पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खून की उल्टियां करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यूज कर दिया होता है अपनी एमसी की बॉडी के अंदर डालने के लिए और उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए। फिर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो अपने एमसी की तरफ देखते हैं, उनमें सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बच्चा है क्या। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर खून की स्मेल आती है, तो वो अपने साइड में देखते हैं और कहते हैं कि दुआ तुम कहाँ पर हो। और वो काफी ज्यादा वरीड होते हैं दुआ को लेकर। तभी दुआ वहां पर आ जाती है और कहती है कि मास्टर आप उठ गए। वहीं पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर ताइजी होते हैं वो अपने आसपास में इतनी ज्यादा लाशों को पड़ी देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि ये तो करप्ट फोर है और आखिर इनकी ये हालत कैसे की, और क्या ये लोग मेरे को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गए थे मुझे मारने के लिए, लेकिन आखिर ये लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई। और इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता कि जो मेरी डिसाइपल दोवा है वो इनका ऐसा कुछ हाल कर सकती है, वो भी अकेले। वहीं पर हम देखते हैं जो दोवा होती है वो कह रही होती है कि ग्रैंडपा ये सच में काफी ज्यादा बुरा था, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मारी जा चुकी थी। अब जो मास्टर ताइजी होते हैं वो दुआ से पूछ रहे होते हैं कि क्या किसी ने तुम्हारा हेल्प किया, और क्या वो कोई दुनिया के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स में से एक था या फिर राइजिंग 6 ग्रेट हीरोज में से एक था। जिस बात को सुनकर दुआ कहती है कि मेरे को नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसके हाथ में एक स्पेयर था और उसने काफी ज्यादा जल्दी इन सभी लोगों को मार दिया और काफी ज्यादा जल्दी में यहाँ से निकल गया। जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मेरे को अपना नाम जियोंग्योन बताया। अब जियोंग्योन का नाम सुनते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए उसको याद करते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि उस बंदे ने हमारे ऊपर काफी बड़ा उपकार किया। वहीं पर हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर ताइजी होते हैं अपने हमसे की तरफ देखते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ये लड़का पहले से यहाँ पर ज्यादा सही हो चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर जो मास्टर ताइजी होते हैं मन में सोच रहे होते हैं कि वेल इस लड़के को सही करने के लिए मैंने अपनी जो 1/3 एनर्जी है उसका यहाँ पर यूज कर दिया। इसी के साथ में यहाँ पर जब मैं इसके अंदर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा था तब मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को भी सीखा। अब उन्होंने क्या सीखा इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। वहीं पर हम देखते हैं जो दुआ होती है वो अपने एमसी को जब देखती है कि वो हिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो मास्टर ताइजी से पूछती है कि इसके साथ में क्या गलत है, आखिर ये उठ क्यों नहीं रहा है, कहीं ये मारा तो नहीं जा चुका ना। मास्टर ताइजी कहते हैं कि नहीं ये जल्दी उठ जाएगा। इसी के साथ में अब हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी को जो कि यहाँ पर अपनी आंखों को खोल लेता है। इसी के साथ मन में सोच रहा होता है कि अभी यहाँ पर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। उस पेंटिंग को देखकर मैं हमेशा ये सोचता था कि वो मेरे को अपने अंदर क्यों खींच लेती है और आखिर उस पेंटिंग को देखने से मैं क्या सीख रहा हूँ। लेकिन आज मुझे यहाँ पर ये पता चल चुका है कि उस पेंटिंग को देखने से मैं उसके अंदर छुपी मार्शल आर्ट्स को और उसके द्वारा अपनी इनर एनर्जी और अपनी फोर्स को कंट्रोल करना सीख रहा था और इसके अंदर आज मैं यहाँ पर पूरी तरीके से पारंगत हो चुका हूँ। मैंने मास्टरी हासिल कर लिया है जिसके लिए मेरी हेल्प इस ओल्ड मैन ने भी की है। और ये सब कुछ सोचते हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर मास्टर ताइजी की तरफ ही देख रहा होता है। दाओ यहाँ पर कह रही होती है कि ये तो एकदम सही दिख रहा है, लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये मेरे को अभी थोड़ा चेंज सा दिखाई दे रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो मास्टर ताइजी के सामने झुककर उनको ग्रीट करता है और उनको थैंक्स करता है कि उन्होंने उसका जान बचा लिया। अब इस पर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, अगर मैं यहाँ पर अपनी क्यूरियोसिटी के चलते ये सब कुछ नहीं करता तो ये कुछ होता ही नहीं। फिर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो कहते हैं कि वेल मैंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर पेंटिंग दे दूंगा, लेकिन मैंने अपनी क्यूरियोसिटी के चलते ये सब कुछ किया, इसके लिए मुझे यहाँ पर माफ कर दो। जिस बात को सुनकर यहाँ पर जो अपना सुनो होता है उनसे कहता है कि आप मुझसे अप्लाइज मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। फिर हम देखते हैं जो मास्टर ताइजी होता है वो यहाँ पर दुआ से कहते हैं कि वैसे हमारे पास में कितना पैसा बचा है। जिस बात को सुनकर दुआ काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं जो ग्रैंडफादर होते हैं आई मीन जी मास्टर ताइजी होते हैं वो दुआ से पैसे लेकर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे देने लगते हैं और कहते हैं कि वेल तुम ये मेरे को वापस से रिटर्न नहीं कर सकते हो और तुम्हें ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। अब इस पर अपना सुनो कह रहा होता है कि नहीं मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता हूँ, इसी के साथ में अपना मेरा जान बचाया तो आखिर मैं ये पैसे आपसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर जो मास्टर ताइजी होते हैं वो कहते हैं कि वेल तुमने सही कहा, मैंने तुम्हारा जान बचाया लेकिन मैं ही वो था जिसने तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरे में डाला था। इसी के साथ में मेरे पास में पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जो ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मुझसे ज्यादा तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ये पैसे वापस मत करो, तुम इससे यहाँ पर है ना एक अच्छा यूज करो इन पैसों का। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी भी उन पैसों को ले लेता है। उसको बुरा तो लग रहा होता है लेकिन उसे अपनी मदर की मेडिसिन के लिए पैसों की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उन पैसों को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर थैंक्स करता है मास्टर ताइजी को। और इसी के साथ में कहता है कि मैं इनका एक काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करूंगा, मैं इनसे यहाँ पर अपनी जो मदर है उनके लिए मेडिसिन खरीदूंगा। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं जो मास्टर ताइजी होते हैं वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा कर रहे हो। इसी के साथ मन में सोच रहे होते हैं कि ये लड़का पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसी के साथ में इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से एक नया पर्सन बन चुका है और मैं यही सोच रहा हूँ कि ये मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर खरा उतरे और फ्यूचर के अंदर जाकर एक काफी ज्यादा ब्राइट कैरेक्टर बने।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो सुनू होता है वो यहाँ पर मरे हुए लोगों को देखकर कह रहा होता है कि ये लोग तो आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो मास्टर ताई जी होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये कुछ नहीं, ये तो बस मेरे से रिवेंज लेना चाहते थे और इन्हें जब मौका मिला इन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो जोंग चियोन था उसने इन सभी को मार के हमें यहाँ पर बचा लिया। अब जोंग चियोन का नाम सुनते ही यहाँ पर अपना हमसे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि अरे ये तो वही वॉरियर है ना दुनिया के ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक, तो क्या उसने हमारी जान बचाई? तो इसका मतलब तो अब उसका हमारे ऊपर एक उपकार है। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं जो मास्टर ताई जी होते हैं वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में यहाँ पर तुम्हें चिंता करनी चाहिए। अगर उसने उपकार किया भी है तो वो मेरे ऊपर किया, ना कि तुम्हारे ऊपर। मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर ये पेंटिंग को किसने बनाया? अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो कहता है कि ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, लेकिन वो पर्सन एक ओल्ड सेज था और उसने अपना नाम सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड बताया था। जिस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई जी होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अभी सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड का इसी के साथ में क्या उन्होंने ये पेंटिंग बनाया? फिर वो खुद से बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि अच्छा अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अभी ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सेंस बना रही है। अब यहाँ पर मास्टर ताई जी के ऐसे रिएक्शन को देखकर यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उनसे पूछता है कि क्या आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो? अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे भी बताओ, मैं आपका इसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगा। अब इस बात को सुनकर मास्टर ताई जी यहाँ पर अपने एमसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ताओइज्म के बारे में कुछ भी पता है? अपने एमसी कहता है कि ये तो वही चीज है ना जिसे मोंक और जो नर्स लोग हैं वो यहाँ पर यूज करते हैं। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने मास्टर ताई जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया कि आखिर तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में कितना ज्यादा यहाँ पर पता है। वैसे मेरे को भी यहाँ पर सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जो भी मेरे को पता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। आज से कुछ समय पहले कोरिया के अंदर 3 किंगडम्स हुआ करते थे। इसी के साथ में वहाँ पर एक येलो यहाँ पर फोर्स थी जो कि यहाँ पर उस वक्त रिबेलियन कर दिया था, उसने विद्रोह कर दिया था। अब उस विद्रोह को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि झांग जुए था। अब जो झांग जुए था वो ताओइज्म का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मास्टर था। उसने पूरे के पूरे कोरिया के अंदर उथल पुथल मचा दी थी। लेकिन उस वक्त ये एक ही रिबेलियन नहीं था, एक और एक्टिव रिबेलियन था जिसको लीड करने वाले कोई और नहीं बल्कि सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड थे। उनका नाम चियोनसा था और इसी के साथ में उन्होंने भी यहाँ पर जो ताओइज्म है उसके अंदर काफी बड़ी मास्टरी हासिल कर रखी थी। वो भी यहाँ पर जो जोंग जुए हैं उससे यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं थे। ये दोनों ही सेम लेवल के मास्टर थे और इन दोनों ने ही रिबेलियन करके जो चीज ये लोग पाना चाहते थे उस चीज को यहाँ पर पा लिया था। उसके बाद में सेलेस्टियल मास्टर जो थ्रेड थे वो यहाँ पर कहाँ पर गायब हो गए इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड है उसका असली नाम चियोनसा था, लेकिन फिर वो उन्होंने अपना जो नाम है वो सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड क्यों बताया? अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर ताई जी होते हैं वो कहते हैं कि इसके बारे में मेरे को पूरा तो नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि वो यहाँ पर जो थ्रेड्स है उनको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे थे और इसलिए उनको यहाँ पर सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड कहा जाता है। इसी के साथ में अपने हमसे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और इसी के साथ में अब यहाँ पर जो मास्टर ताई जी होते हैं वो और भी बहुत सारी बातें बताने लगते हैं। यहाँ पर जो चियोनसा सेक्ट था एक मतलब काफी ज्यादा बड़ा सेक्ट हुआ करता था जिसका नाम ही चियोनसा सेक्ट था और उसके अंदर जो भी लोग होते थे उनका नाम चियोनसा से शुरू होता था और लास्ट में उनका नाम बदल जाता था, जैसे चियोनसा मुन, चियोनसा लिन वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर जो मास्टर चियोनसा थे उनका आगे का नाम तो नहीं पता, लेकिन उनके बारे में बताया जाता है यानी सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड के बारे में बताया जाता है कि वो उस चियोनसा सेक्ट के लास्ट यहाँ पर सदस्य थे यानी लास्ट वारिस थे। चियोनसा सेक्ट की जितनी भी मार्शल आर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड को ही आती थी। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर जो सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड की या फिर जो चियोनसा सेक्ट है उसकी जितनी भी जो मार्शल आर्ट है वो सेलेस्टियल मास्टर थ्रेड के गायब होने के साथ ही यहाँ पर खत्म हो गई है। लेकिन किसने सोचा था कि वो जो खतरनाक मार्शल आर्ट्स है वो तुम्हारे हाथ में इस पेंटिंग के द्वारा लग जाएगी। अपना हमसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस पेंटिंग के अंदर जो मार्शल आर्ट है वो यहाँ पर चियोनसा सेक्ट की है। इस बात को सुनकर जो यहाँ पर मास्टर ताई जी होते हैं वो कहते हैं कि तुमने सही कहा, इसके अंदर है ना सच्ची में उसी यहाँ पर जो चियोनसा सेक्ट है उसकी मार्शल आर्ट्स है, लेकिन पता नहीं उन्होंने इस मार्शल आर्ट को तुम्हें क्यों दिया है। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर जो ताओइज्म को सीखने वाली जो बॉडी है वो सच्ची में